मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ कशाफ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सीरीज़ पर तीसरा लेक्चर है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर का फ़्लो देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को या जिन टॉपिक्स को कवर करना है बारी बारी उन्हें देखते हैं और उसके बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कूलम लॉ की हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कूलम एंड हिज लॉ। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करेंगे। कूलम लॉ ने लैब में किस ऑपरेटर्स को यूज़ करके कूलम लॉ वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन एंड फार्मूला, यानी कूलम लॉ की स्टेटमेंट और उसके फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कूलम कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ या कंडीशंस ऑफ कूलम लॉ, यानी कूलम लॉ किन किन चीज़ों पर वैलिड है और किन किन सर्कमस्टांसिस में ये फेल हो जाता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, यानी कूलम लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है उसे डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम लॉ या मोर देन टू चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, यानी कूलम की हिस्ट्री और कूलम लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो याद रखिएगा, कूलम का पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम था। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है और ये अपनी नॉलेज के लिए आपने याद रखना है। इनकी पैदाइश 1736 और जबकि इनकी वफ़ात 1806 में हुई थी। और कूलम ने जो अपना मशहूर ज़माना लॉ पेश किया है, जिसे हम कूलम लॉ के नाम से जानते हैं, वो 1785 में इन्होंने पेश किया था। और कूलम ने ये कहा था कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ओबेज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ एनालोगस टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम ने ये कहा कि जो कूलम लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जिस तरह न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि ग्रेविटेशनल लॉ जो था, जो कूलम लॉ से 100 साल पुराना है। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ कि कूलम ने किस तरह से इस लॉ को लैब में परफॉर्म किया था। तो हम उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो कूलम ने जो मैकेनिज्म या जो स्कीम यूज़ की थी उसे हम टॉर्शन बैलेंस स्कीम कहते हैं। और इसी स्कीम को यूज़ करते हुए कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू को फाइंड किया था। कूलम ने भी सेम वही स्कीम इस्तेमाल करते हुए उसी टॉर्शन बैलेंस को यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दी थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। Electrostatic is branch of physics in which we deal with charges that are at rest, यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट और नो मोशन। स्टैटिक का मतलब है कि देयर इज़ नो मोशन बिटवीन चार्जेस, यानी चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ऐसे चार्जेस को डिस्कस करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। ये आपके सामने ऑपरेटर्स एक शो किया गया है। इस ऑपरेटर्स को टॉर्शन बैलेंस स्कीम कहते हैं।
इसी स्कीम को या इसी अपरेटस को यूज करते हुए कूलम्ब ने अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को परफॉर्म किया था और अपना लॉ पेश किया था इसी टॉर्शन बैलेंस स्कीम को इस्तेमाल करते हुए। यह टॉर्शन बैलेंस स्कीम की डायग्राम है। इसमें इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे हैं और इसे मुकम्मल तौर पर वाज़े करके आपके सामने दिखाया गया है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस बॉटम को हम सिलेंड्रिकल ग्लास केस कहते हैं। ये शीशे का बना होता है, ग्लास का बना होता है और इसमें ये येलो कलर का आपको स्केल नज़र आ रहा है। इसे हम सेंटीमीटर स्केल कहेंगे। इसका मकसद क्या है कि ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये एक नीडल है और नीडल के आगे ये एक चार्ज लगा हुआ है रेड कलर का जिसे हमने ए कहा है और ये नीडल है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी है और इसकी दूसरी तरफ एक स्फेयर है। इस स्फेयर का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि यह इस नीडल को बैलेंस में रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। ये ग्रीन कलर का एक दूसरा चार्ज है जिसे हमने बी चार्ज कहा है और ये ऊपर नीचे मूव हो जाता है, आगे पीछे मूव नहीं होगा। आगे पीछे मोशन के लिहाज से ये फिक्स है मगर इसे बाहर निकाला जा सकता है और दोबारा भी इंसर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, इसे हम ग्लास ट्यूब कहेंगे। ये भी शीशे की बनी होती है और इसमें एक थ्रेड, ये धागानुमा इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है जिसके साथ ये नीडल अटैच है। और ये ऊपर जो आपको सबसे नज़र आ रहा है इसे हम टॉर्शन हेड कहते हैं और टॉर्शन हेड में एक स्प्रिंग होता है जिसे हम टेंशन स्प्रिंग कहते हैं और टॉर्शन हेड पर एक स्केल भी लगा होता है। टॉर्शन स्प्रिंग जिस तरह बच्चों के खिलौनों में इसे लगाया गया होता है इसी तरह उसको ये देख रहे हैं आपके वाउंड करके इस टॉर्शन हेड में लगाया गया होता है। इसका मकसद क्या है इसे हम अभी देखते हैं। और इस स्प्रिंग पर एक नीडल लगी होती है जो डिफ्लेक्शन शो करती है और उस डिफ्लेक्शन को हम इस स्केल पर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो सबसे पहले कूलम्ब ने क्या किया था, उसने इस चार्ज को बाहर निकाला, ये जो ग्रीन चार्ज है यानी जो बी चार्ज है, और इसे किसी मटेरियल के साथ रब किया ताकि इस पर चार्ज आ जाए। ये बी चार्ज जो है ये चार्ज हो जाए। दोबारा उसने इसे इंसर्ट किया तो जब बी चार्ज ए के साथ कांटेक्ट में आया यानी बी और ए जब एक दूसरे के साथ टच हुए तो बी से चार्ज ए पर भी मुंतकिल हो गए। दोनों पर सेम नेचर ऑफ चार्ज आ गई। इसकी वजह यह थी क्योंकि कांटेक्ट हुआ था इनका। और मिसाल के तौर पर अगर सब्ज या बी चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है तो रेड या ए चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि पॉजिटिव को रिपेल करता है यानी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से ग्रीन रेड को रिपेल करेगा और ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से इस तरफ को मूव हो जाएगी और हम इस स्केल पर जो येलो कलर का है इस पर इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। याद रखिएगा जब ये नीडल मूव करेगी तो ये जो थ्रेड नज़र आ रहा है आपको, इसमें भी ट्विस्ट पैदा होगा यानी मड़ोड़ पैदा होगा। और वो मड़ोड़ जो है वो इस स्प्रिंग में, जो टॉर्शन स्प्रिंग है, इसमें एनर्जी स्टोर करेगा। और एनर्जी स्टोर होने की वजह से ये जो नीडल इसके ऊपर सुई लगी है ये इस स्केल पर एक रीडिंग शो करवाएगी और इस रीडिंग से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। और ये जो स्केल रीडिंग है इसे हम फोर्स स्केल कहेंगे। तो इस तरह से हम डिफ्लेक्शन जो होगी इसकी, उससे हम येलो स्केल जो नज़र आ रहा है इससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और जो यहाँ पर ट्विस्टेड एंगल या टॉर्क पैदा होगा उसकी मदद से हम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। कूलम्ब ने इस प्रोसेस को
बहुत दफ़ा रिपीट किया और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स अप्लाई किए। यानी कभी उसने डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लिया तो चार्ज को वेरिएबल किया, यानी चार्ज कभी बड़ा चार्ज ले आए, कभी छोटा चार्ज ले आए, कभी दोनों चार्ज को सेम कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की, फिर उन्होंने चार्ज को कांस्टेंट किया और डिस्टेंस को चेंज करके उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की। और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उन्होंने अपना जो लॉ है, जिसे हम कूलम लॉ कहते हैं, वो उन्होंने पेश किया था। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ कि कूलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये आया था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली रिलेट करती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस के स्क्वायर के, यानी फोर्स इनवर्सली रिलेट कर रही है आर स्क्वायर के। यानी जब उन्होंने चार्ज को, वो ग्रीन वाले चार्ज को कॉन्टैक्ट में लाए थे एक ए चार्ज के, तो वो दूर हो गया था। तो यहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना पहला रिजल्ट फाइंड आउट किया कि फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिहाज से वेरी कर रही है यहाँ। देन ही स्टडीड हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स वेरीड विद साइज ऑफ चार्ज। फिर उन्होंने चार्जेस के साइज को चेंज किया, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फोर्स जो है वो Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा उन्होंने इन दोनों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मर्ज किया और एक फार्मूला उन्होंने बना दिया जो था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their magnitude of product and inversely proportional to square of distance between center of charges। यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के बराबर। याद रखिएगा R स्क्वायर जो है ये Q1 और Q2 के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम R कहेंगे। यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। अब जब इसमें हम कांस्टेंट ऐड करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट K आ जाएगा। ये कांस्टेंट K जो है ये कूलम की जान थी। किसी भी साइंसदान का ये नेमल बदल होता है कि वो अपने फार्मूले में अपने नाम का कांस्टेंट इस्तेमाल करे। तो कूलम के लिए ये उसके एक्सपेरिमेंट का नेमल बदल था, ये कूलम की जान थी कि जिसे हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में एक टर्म इस्तेमाल हुई है पॉइंट चार्जेस। इसे एक्सप्लेन करके फर्दर हम अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या है? If the distance between two charges is much greater than the radius or size of charges, then they are called point charges। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनमें जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन डिस्टेंस है, वो उनके साइज से काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो तब वो जो ऑब्जेक्ट हैं या वो चार्ज हैं वो पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव करेंगे। जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपने सन एंड अर्थ इसकी एग्जाम्पल ली थी और हमने ये कहा था कि सन एंड अर्थ बिहेव लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हालांकि ज़मीन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा है, मगर इन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने की वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि कंसीडरेबल डिस्टेंस बिटवीन देम। सूरज और ज़मीन में बहुत 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 ज़्यादा डिस्टेंस है, जिस वजह से हमने सूरज और ज़मीन को पॉइंट चार्ज कह दिया था। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के पॉइंट चार्ज को हम बाय डेफिनेशन किस तरह से याद कर सकते हैं या एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। इट इज़ हाइपोथेटिकल चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस। यानी ये एक ख्याली चार्ज है, हाइपोथेटिकल ख्याली चार्ज है,
लोकेटेड एट सिंगल पॉइंट इन स्पेस, जो स्पेस में एक सिंगल पॉइंट जगह को ऑक्युपाई करता है, हैविंग नो डायमेंशन, जिसकी कोई सीमत नहीं होती, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब हम देखते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम के फार्मूले में हमने के को डिस्कस किया था, तो के से मुराद है कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हम अब इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं। के इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, विच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर सिंपल यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा होगा तो उस वक्त मीडियम डिफाइन नहीं होगा, यानी कोई भी मीडियम यहाँ पर हो सकता है। मगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने मीडियम डिफाइन किया है, और वो मीडियम क्या है, वो फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम है। कहता है कि के इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। के की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग है और ये वेरी करती रहती है, यानी के की वैल्यू जो है वो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम से क्या मुराद है कि कोई मीडियम कितना अलाउ करता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने अंदर से गुजरने दे, यानी इंटरैक्शन के लिए, दो चार्जेस के इंटरैक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस की फोर्स एक मीडियम अप्लाई करता है उसे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। इट शोज द अपोजिशन ऑफ द मीडियम टू द फोर्स, यानी ये मीडियम की अपोजिशन होती है जो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगती है। फॉर फ्री स्पेस, यानी जब कोई भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम ना हो तो तब जो हम परमिटिविटी यूज करते हैं वो होती है एप्सिलॉन नॉट, यानी स्पेस या वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट को यूज करते हैं। और याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट हैज लोएस्ट वैल्यू, कि एप्सिलॉन नॉट की सबसे कम वैल्यू है। एवरी मीडियम हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। जिस तरह के अगर कोई पेंसिल है उसकी परमिटिविटी अपनी है, लोहे की परमिटिविटी अपनी है, प्लास्टिक की परमिटिविटी अपनी है। इसी तरह अगर आप कपड़ा रख देते हैं तो उसकी परमिटिविटी अपनी है, जबकि कागज की परमिटिविटी अपनी है। तो यानी मीडियम के लिहाज से उनकी परमिटिविटी भी चेंज होती रहती है। इसलिए के जो कूलम कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब देखते हैं के की वैल्यू क्या है। तो के की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब देखते हैं कि के या कूलम कांस्टेंट डिपेंड्स किन फैक्टर्स पर करता है। के डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस। ठीक हो गया, इसकी हम ऊपर वजाहत कर चुके हैं कि मीडियम जो होगा चार्जेस के दरमियान के उन पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी ये डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट पर किस तरह डिपेंड करता है इसे देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होती है, और इसी तरह मीटर स्क्वायर जो है वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। न्यूटन की जगह पे 10⁵ डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह पे आप 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यानी जब आपने सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज किया तो तब भी के की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म कूलम लॉ की क्या बनती है। तो वो आ जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यानी ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई है, और यहाँ पर हमने मीडियम को डिफाइन नहीं किया, यानी यहाँ पर कोई भी मीडियम चार्जेस के दरमियान हो सकता है। अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है, जो कूलम फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप फार्मूले पर गौर करें
तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये किन फैक्टर्स पर असरअंदाज करती है, किन पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यानी Q1 और Q2 पर ये डिपेंड करती है। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस यानी Q1 और Q2 के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करती है। उसके बाद ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी जो परमिटिविटी है मीडियम की, ये उस पर भी डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ कि कूलम्ब लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, कूलम्ब लॉ किन सर्कमस्टांसिस में वैलिड है या उसके लिए शराइत क्या हैं फुलफिल होने के लिए। सबसे पहले है एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। कूलम्ब लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होने का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट उनके दरमियान जो फासला है, जो सेपरेशन है, वो उनके रेडियस या उनके साइज से काफ़ी ज़्यादा हो, तो तब कूलम्ब लॉ उन पर अप्लाई होगा। इसी तरह दूसरा है एप्लीकेबल ओनली स्टैटिक चार्जेस यानी ये उन चार्जेस पर एप्लीकेबल हैं जो एट रेस्ट हों, या दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि वन चार्ज मस्ट एट रेस्ट यानी कम से कम एक चार्ज का रेस्ट में होना लाजमी है। अगर दोनों ही रेस्ट में होते हैं तब भी ये वैलिड है। अगर एक रेस्ट पर है और एक मूव कर रहा है तब भी कूलम्ब लॉ वैलिड है। अगर दोनों ही चार्जेस मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, तो तब कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल उन पर नहीं होगा। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ को। इससे पहले हमने ये जो आपको सामने फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूले को हम मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स कहते हैं, यानी ये कूलम्ब फार्मूले की मैग्नीट्यूड है। अब हमने जिस फार्मूले को देखना है वो कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसे हमने Q1 कह दिया और इसे Q2 कह दिया। Q1 इस तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो Q2 है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। सिमिलरली आप देख लें, ये रिपल्शन का केस है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को परे धकेलेंगे, तो फोर्स उस लाइन में एक्ट करेगी जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिला रही है। तो ये लाइन मिला रही है तो F जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और यहाँ पर भी यही केस है क्योंकि ये लाइन जो है इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिला रही है, तो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो भी इस लाइन के अलोंग ही होती है। आप ये देखिएगा डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये Q1 और ये Q2 चार्ज है। दोनों चार्जेस हमने पॉजिटिव ले लिए और इनमें जो डिस्टेंस है उसे हमने R कह दिया है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा यानी Q1 इस पर Q2 पर भी फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। जो फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगी जिसे हमने F21 कहा है, यानी फोर्स ऑन 2 by 1 चार्ज। ठीक है, इसे रीड इस तरह हमने करना है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये F21। और इसी तरह इधर जो फोर्स है वो है F12। इसे हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, इसे हम किस तरह से रीड आउट करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज Q2। अच्छा जी, अब हमने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है। तो पोजीशन वेक्टर ड्रा करने के लिए आपको पता है कि हम R कैप को यूज करते हैं, यानी R को हम पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पर यूज करेंगे और पोजीशन वेक्टर भी इस फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R कैप ले लिया हमने, जिसे हमने 2 1 कह दिया पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर R12 जो फोर्स F12 की डायरेक्शन में है। अब हमने इन दोनों पर अलग-अलग से फोर्स फाइंड करनी है। F21 वेक्टर फॉर्म है इसलिए इस पर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ तक ये होगी मैग्नीट्यूड की फॉर्म। आगे जो है ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर लगाने से इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, यानी हम
किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसके पोजीशन वेक्टर के साथ हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें वेक्टर फॉर्म देता है। R21 कैप जो है ये वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह हमने F12 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो 1 2 था फोर्स, तो यहाँ पर हम वेक्टर 1 2 ले लेंगे। आप ये देखिएगा R12 यूनिट वेक्टर और R21 जो यूनिट वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के मिकदार में बराबर हैं मगर एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, यानी ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, क्योंकि Q2 Q1 पर भी इक्वल फोर्स लगा रहा है और उतनी फोर्स ही Q1 Q2 पर लगा रहा है। इस वजह से जो यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हैं इन दोनों फोर्सेस के वो एक दूसरे के बराबर हैं मगर अपोजिट इन डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने एक के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया और दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन लगा रहा। नेगेटिव साइन लगाने का मकसद ये है, नेगेटिव साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के लिहाज से दूसरी सिमत में जा रहा है। हम इस तरह से करेंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आ जाएगा, यानी जब दोनों यूनिट वेक्टर या दोनों पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं तो दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे के बराबर होंगी मगर वो अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये कूलम्ब लॉ जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसे फुलफिल करता है। और फोर्सेस जो हैं वो हमेशा पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं, पेयर की फॉर्म में पाई जाती हैं। यहाँ से हमें ये दो चीज़ें पता चली कि फोर्सेस जो हैं वो पेयर फॉर्म में होती हैं, यानी एक्शन फोर्स भी होती है और रिएक्शन फोर्स भी होती है। और दूसरा हमें यह पता चला कि जो कूलम्ब लॉ है ये न्यूटन के तीसरे कानून को अप्लाई करता है, यानी तीसरे कानून पर पूरा पूरा उतरता है, उसे भी डिस्क्राइब करता है। आगे हम देखते हैं अपने लेक्चर का आखिरी टॉपिक या आखिरी हिस्सा जो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है जो एक जैसी यानी सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दो या दो से ज़्यादा जब भी आपने कोई सेम फिजिकल टाइप की क्वांटिटीज को ऐड अप करना है तो उसके लिए आपको एक थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, जिस प्रिंसिपल को आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। दो या दो से ज्यादा चार्जेस को ऐड अप करने के लिए, उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए जो प्रिंसिपल या जो थ्योरम हम यूज करेंगे उसे हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। इसी तरह अगर आपने दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को कैलकुलेट करना है तो फिर आप सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस वाला प्रिंसिपल उन पर अप्लाई करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि नेट फोर्स इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ईच चार्ज। यानी जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है तमाम चार्जेस की, वो वेक्टर सम है तमाम फोर्सेस का जो कि किसी एक खास चार्ज पर एक्ट कर रही हैं। डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको मजीद ये समझ आ जाएगी। यानी देयर आर 4 चार्जेस इन फिगर, जिस तरह के Q1, Q2, Q3 और Qn आपको शक्ल में रिप्रेजेंट भी हो रहे हैं। तो हमने इनकी फोर्स फाइंड करनी है Q1 पर, तो Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगी और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह Q3 जो है वो भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा और इसका फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह Qn जो है वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसका जो यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब हमने इस पर जो Q1 है इस पर अलग-अलग से फोर्स फाइंड कर लेनी है। यानी Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स है उसे हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर Q1 पर Q3 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे हमने कैलकुलेट करना है, फिर जो Q1 पर Qn की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है हमने उसे कैलकुलेट करना है। देन हम इन तीनों फोर्सेस को अलग जब जमा करेंगे
तो वो हमारे पास एक नेट चार्ज आ जाएगा, एक नेट फोर्स आ जाएगी। इस तरह से हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।